रूस यूक्रेन युद्ध के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और चिंता बढ़ा दी है। यह वीडियो युद्ध के मूल कारणों की पड़ताल करता है, जो दशकों से चले आ रहे ऐतिहासिक तनाव और राजनीतिक मतभेदों को दर्शाता है। हम इस संघर्ष के एक बड़े युद्ध में बदलने के जोखिमों का परीक्षण करेंगे, एक ऐसा परिदृश्य जिसके वैश्विक स्तर पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम मानवता के लिए इसके व्यापक निहितार्थों पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापक अस्थिरता और पीड़ा की संभावना शामिल है। हम इस तरह के विनाशकारी संघर्ष की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, दोनों पक्षों द्वारा नियोजित रणनीतियों और युक्तियों का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा हम इसे रोकने में वैश्विक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे, सीमाओं और आवश्यक संभावित सुधारों पर प्रकाश डालेंगे। हमारा विश्लेषण तनाव कम करने में भारत की राजनयिक भूमिका पर भी प्रकाश डालता है, मध्यस्थता और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को प्रदर्शित करता है। हम भविष्य में इस तरह के संघर्षों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए वैश्विक शासन में आवश्यक सुधारों पर चर्चा करेंगे। यह अध्ययन यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए डिजाइन किया गया है, जो समसामयिक मामलों को महत्वपूर्ण भू राजनीतिक अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करता है। इस युद्ध के मानवीय और आर्थिक आयामों को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वे लाखों लोगों के जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। चूंकि लाखों लोग चल रहे संकट से जूझ रहे हैं, प्रभावी मानवीय सहायता और हस्तक्षेप की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या यह संघर्ष एक बड़े युद्ध की चिंगारी बन सकता है? हम संभावित परिदृश्यों और उनके निहितार्थों का पता लगाएंगे। इस संघर्ष की घटनाओं, रणनीतियों और संभावित परिणामों के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। इन गतिकी को समझकर आप सिविल सेवा परीक्षाओं और नीति निर्माण भूमिकाओं के लिए अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं, सूचित निर्णय लेने के लिए खुद को ज्ञान से लैस कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के अधिक गहन विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकार रहें। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, ये ऐसे ही रातों रात शुरू नहीं हुआ। ये तो बहुत सालों से चले आ रहे तनाव और पुरानी शिकायतों का नतीजा है। इसकी जड़ें दशकों पुरानी जियोपॉलिटिकल राइवलरी में हैं, जो कोल्ड वॉर के जमाने से चली आ रही हैं, जब दुनिया दो विरोधी गुटों में बंटी हुई थी। रशिया 1990s से ही नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का विरोध करता आ रहा है और इस वजह से बीते सालों में तनाव और बढ़ गया है। 2014 में रशिया ने क्राइमिया को अपने साथ मिला लिया था। उसने अपने हिस्टोरिकल टाइज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का हवाला दिया, लेकिन दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। इस हरकत से यूक्रेन और पश्चिमी देश भड़क गए, जिसकी वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगे और डिप्लोमैटिक स्टैंड ऑफ्स हुए। मॉस्को बहुत पहले से ही रशियन बॉर्डर्स के पास नेटो की मौजूदगी को अपने लिए सीधा खतरा मानता आया है, जिससे उसे घेराबंदी का डर सताता रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन नेटो की सदस्यता को रशियन एग्रेशन से बचाव का रास्ता मानता है और वो पश्चिमी देशों से सुरक्षा और समर्थन चाहता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल भी है। ये भविष्य को लेकर दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच टकराव है। रशिया पश्चिमी देशों के डेमोक्रेसी के प्रभाव का विरोध करता है। उसे डर है कि इससे उसका अपना पॉलिटिकल सिस्टम और रीजनल इन्फ्लुएंस कमजोर होगा। वहीं यूक्रेन ईयू और नेटो के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। वो पश्चिमी देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचों में शामिल होना चाहता है। ब्लैक सी एक और वजह है, जो दोनों ही देशों के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक लाइफलाइन का काम करता है। यूक्रेन के बंदरगाह ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस इलाके पर कंट्रोल को लेकर काफी खींचतान है। इसका असर लोगों पर बहुत बुरा पड़ा है। अनगिनत लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है और समुदाय बिखर गए हैं। 2022 से अब तक 80 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं और पड़ोसी देशों में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में हैं। इतने बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन से पूरे यूरोप में संकट पैदा हो गया है, संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है और इंटरनेशनल एड की सीमाओं का इम्तिहान हो रहा है। रशिया पर लगे प्रतिबंधों से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर असर पड़ा है। खाने पीने की चीजों से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज प्रभावित हुई है। इन रुकावटों की वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ गए हैं और इसका असर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं दूर तक देखने को मिल रहा है। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो पहले वाले सबसे बहुत अलग होगा। साइबर वॉरफेयर, ड्रोन्स
हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज बैटलफील्ड पे राज करेंगे। साइबर अटैक्स की मदद से पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाईज और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को पूरी दुनिया में टारगेट किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन एआई और सोशल मीडिया के जरिए फैलेगा, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाएगा। बड़े पैमाने पे अर्बन वॉरफेयर से शहर तबाह हो जाएंगे और बहुत सारे सिविलियंस की जान जाएगी। ग्लोबल ट्रेड बैंड हो जाएगा, सप्लाई चेन्स कोलैप्स कर जाएंगे और हर जगह खाने की कमी हो जाएगी। एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन से लंबी इकोलॉजिकल डैमेज होगी। नेटो, क्वाड और ऑकुस जैसे अलायंसेस ये डिसाइड करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा होगा और किस तरफ जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो सकता है, जिससे दुनिया जैसे हम जानते हैं खत्म हो जाएगी। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज कॉन्फ्लिक्ट को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल खेलेंगे। ग्लोबल लीडर्स को अलायंसेस और राइवलरीज के झंझट में फंसले लेने होंगे। इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर एस्केलेशन का डेंजर हम इग्नोर नहीं कर सकते। रशिया और नेटो के पास टोटल मिलाकर 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर वॉर हुआ तो न्यूक्लियर विंटर आ सकता है, खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी और लोग भूखे मरने लगेंगे। न्यूक्लियर फॉलआउट की वजह से जमीन और पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, जिससे कई इलाके सदियों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। न्यूक्लियर वॉर का साइकोलॉजिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट पीढ़ियों तक रहेगा। रेडिएशन और क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल क्राइसिस को और भी बदतर बना देंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और आर्म्स रिडक्शन एग्रीमेंट्स आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं हमें न्यूक्लियर वॉरफेयर की भयानकता की याद दिलाती हैं। ऐसी तबाही को रोकने के लिए मजबूत डिप्लोमेसी और तुरंत डी एस्केलेशन की जरूरत है। इंडिया न्यूट्रल ग्लोबल प्लेयर होने की वजह से कन्फ्लिक्टिंग पावर्स के बीच मीडिएट कर सकता है। ब्रिक्स और G20 का मेंबर होने के नाते इंडिया डायलॉग और पीसफुल रेजोल्यूशंस के लिए एडवोकेट करता है। रशिया और वेस्ट दोनों के साथ इंडिया के बैलेंस टाइज यूएसए के क्रेडिबल निगोशिएटर बनाते हैं। डोमेस्टिकली इंडिया अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को डिवर्सिफाई कर रहा है ताकि रशियन ऑयल एंड गैस की डिपेंडेंसी कम हो। इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार वायलेंस खत्म करने और डिप्लोमेसी पे वापस आने का आह्वान किया है। अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू इंडिया रीजनल स्टेबिलिटी पे जोर देता है, जो कि ग्लोबल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस मेन रिफॉर्म्स के लिए भी जोर लगा सकता है ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन में ज्यादा इफेक्टिव हो। इंडिया का रोल एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइनमेंट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। देखो, यूएन जो है वो सबकी सहमति पर निर्भर करता है और ये डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना देता है, खासकर जब परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स के पास वीटो पावर हो, जैसा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में दिखा। इस कारण बहुत लोग बोल रहे हैं कि यूएन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में इनइफेक्टिव रहा। कुछ सुधारों में सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करना और वीटो पावर्स को बदलना शामिल है, ताकि ये बॉडी ज्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव बन सके। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएन को साइबर वॉरफेयर और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जैसे नए जमाने के खतरों से भी निपटना होगा, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में काफी देखने को मिले हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज में एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की कमी यूएन के रोल को और कमजोर करती है रशिया यूक्रेन वॉर में। इन सब चैलेंजेस के बावजूद यूएन एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बना हुआ है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के लिए। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूएन के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में इफेक्टिवली इंटरवीन करने के लिए अपने पीस कीपिंग मिशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। रिफॉर्म्स में इंक्लूसिविटी, इफेक्टिवनेस और क्राइसिस को क्विकली रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया में फूट डालता है, लेकिन ये इस संकट को सुलझाने और इसके व्यापक असरों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मौके भी देता है। समाधान खोजने के लिए सबको साथ मिलकर कोशिश करनी होगी। हथियार नियंत्रण समझौतों को मजबूत बनाना एक ऐसा ही मौका है। साथ मिलकर काम करके देश इस जंग को और न बढ़ने के खतरे को कम कर सकते हैं। INF ट्रीटी जैसी संधियों को फिर से लागू करना स्थिरता बनाए रखने और भविष्य के संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा के दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने से उन इलाकों पर निर्भरता कम हो सकती है जहां अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। देश अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसी तकनीकों में भारी निवेश कर रहे हैं जो सूरज और हवा की शक्ति का उपयोग करती हैं।
यह बदलाव अधिक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की ओर ले जा सकता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर संघर्ष के प्रभाव को कम करता है। G20 और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। ये मंच बातचीत और सामूहिक कार्रवाई के लिए जगह प्रदान करते हैं और युद्ध के प्रभावों जैसे मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का समाधान करते हैं। सहयोगात्मक प्रयास इन प्रभावों को कम कर सकते हैं और वैश्विक आर्थिक लचीलापन को बढ़ावा दे सकते हैं। गलत सूचना और साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए भी वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण है। हमारी आपस में जुड़ी दुनिया में डिजिटल सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। डिजिटल युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड स्थापित करना एक बढ़ती हुई प्राथमिकता है। ये मानदंड साइबर संघर्षों को रोकने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। गुप्त बातचीत जैसी राजनयिक पहल आवश्यक है। पर्दे के पीछे के ये प्रयास अक्सर औपचारिक समझौतों का मार्ग प्रशस्त करते हैं और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता अतीत में सफल साबित हुई है। तटस्थ पक्ष बातचीत को सुविधाजनक बना सकते हैं और विवादों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं और यहाँ लागू किया जा सकता है। पिछले संघर्षों से सीखे गए सबक वर्तमान प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। विकासशील देशों को, जो अक्सर ऐसे संघर्षों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, को समर्थन की आवश्यकता होती है। वैश्विक रणनीतियों में उनके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में एक मजबूत आवाज दी जानी चाहिए। समावेशी वार्ता यह सुनिश्चित करती है कि समाधान न्याय संगत और प्रभावी हो। अंततः आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों में निहित सहयोग ही कुंजी है। जब राष्ट्र एक साथ काम करते हैं तो वे उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ में बदल सकते हैं। इन अवसरों का लाभ उठाकर दुनिया एक अधिक शांतिपूर्ण और सहयोगी भविष्य की ओर बढ़ सकती है। ये रूस यूक्रेन युद्ध ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया का पीस कितना नाजुक है। इससे पता चलता है कि आज के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए डिप्लोमेसी, बड़े रिफॉर्म्स और सबको मिलकर एक्शन लेना कितना जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स और जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको इन डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के सॉल्यूशंस ही कल की दुनिया बनाएंगे। की टेकअवेज ये हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेसी का क्या रोल है और प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। ऐसे ही और भी इन डेप्थ वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें जो क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज पर बने हैं। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और पीस से भरी हो। पॉज 2S। रशिया और यूक्रेन के बीच आज जो झगड़ा चल रहा है उसको समझने के लिए हमें उनके इतिहास में झांकना होगा। पॉज 1S। पॉज 2S। यूक्रेन कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यह यूनियन 1991 में टूट गया, जिसके बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ। पॉज 1S। पॉज 2S। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते अभी भी झंझट में रहे। पॉज 1S। पॉज 2S। आज़ादी के बाद यूक्रेन वेस्ट और रशिया के साथ अपने रिश्ते संभालने की कोशिश करता रहा। पॉज 1S। पॉज 2S। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को अपने कब्जे में ले लिया तो टेंशन और बढ़ गया। पॉज 1S। पॉज 2S। इस हरकत की पूरी दुनिया ने निंदा की और इसके चलते ईस्टर्न यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई। पॉज 1S। पॉज 2S। पुराने झगड़े और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स की वजह से आज ये जंग छिड़ गया है। पॉज 1S। पॉज 2S। आज की सिचुएशन को समझने के लिए ये हिस्ट्री जाना बहुत ज़रूरी है। पॉज 1S। पॉज 2S। फ्यूचर की तरफ देखते हुए ह्यूमन अपने पश्च से सीखना होगा। पॉज 1S। पॉज 2S। जब तक हम पूरी बात नहीं समझते तब तक शांति की उम्मीद करना मुश्किल है। पॉज 1S। पॉज 2S। देखने के लिए शुक्रिया। जागते रहो, अवेयर रहो। पॉज 1S। पॉज 2S। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जानकारी के लिए। पॉज 1S। पॉज 2S। मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। पॉज 1S। पॉज 2S। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है। पॉज 1S। पॉज 2S। ये दोनों देश ग्लोबल मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, खासकर एनर्जी और एग्रीकल्चर में। पॉज 1S। पॉज 2S। इन सेक्टर्स में डिसरप्शन की वजह से पूरी दुनिया में प्राइसेस भी आज गए हैं। पॉज 1S। पॉज 2S। जैसे कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल और गैस के प्राइसेस बहुत भी आज गए हैं, जिसका असर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हीटिंग कॉस्ट तक हर चीज पर पड़ा है। पॉज 1S। पॉज 2S। इसके अलावा
यूक्रेन वीट और दूसरे अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पॉज 1S, पॉज 2S। इस वॉर ने सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज और महंगाई बराज गई है। पॉज 1S, पॉज 2S। कोविड-19 पैंडेमिक से पहले से ही कमजोर इकोनॉमीज पर और भी दबाव बराज गया है। पॉज 1S, पॉज 2S। इन्फ्लेशन रेट्स भी आज रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पॉज 1S, पॉज 2S। छोटे बिजनेसेस से लेकर बड़ी कॉर्पोरेशंस तक सभी पर दबाव है। पॉज 1S, पॉज 2S। इसके जवाब में गवर्नमेंट्स इन इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए कई तरह के मेजर्स ले रहे हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी अनसर्टेन हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ग्लोबल इवेंट्स हमारी डेली लाइव्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्फॉर्म्ड रहें। पॉज 1S, पॉज 2S देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्म्ड रहें, एंगेज्ड रहें। पॉज 1S, पॉज 2S। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और इंसाइट्स मिलते रहें। पॉज 1S, पॉज 2S। मिलकर हम इन चैलेंजिंग टाइम्स से पार पा सकते हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और पीस टॉक्स जारी हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन समेत कई इंटरनेशनल बॉडीज इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। हाई लेवल मीटिंग्स और नेगोशिएशंस का मकसद है टेंशन्स कम करना और लास्टिंग रेजोल्यूशन खोजना। पॉज 1S, पॉज 2S। सेटबैक्स के बावजूद ये टॉक्स एक पीसफुल आउटकम की उम्मीद जगाते हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। दुनिया भर के देश इमीडिएट सीज फायर और मिलिट्री फोर्सेस की वापसी की मांग कर रहे हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल पार्टीज को निगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए टूल्स की तरह किया जा रहा है। पॉज 1S, पॉज 2S। मीडिएटर्स का रोल, जिसमें न्यूट्रल कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं, बहुत क्रूशल है। पॉज 1S, पॉज 2S। पीस के लिए पब्लिक ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पॉज 1S, पॉज 2S। दुनिया भर के सिटीजन्स मिलिट्री एक्शंस के बजाय डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की वकालत कर रहे हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। पीस का रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन कंसर्टेड एफर्ट से फर्क पड़ सकता है। पॉज 1S, पॉज 2S। इन डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे साथ बने रहें। पॉज 1S, पॉज 2S। ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉज 1S, पॉज 2S। मिलकर हम एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। पॉज 1S, पॉज 2S। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसकी वजह से बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है। पॉज 1S। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, अपने घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। पॉज 1S। परिवार बिखर गए हैं और रेफ्यूजी कैंप्स में लोगों को बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। पॉज 1S। खाना, पानी, दवाई जैसी जरूरी चीजें बहुत कम पड़ गई हैं। पॉज 1S। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs राहत पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पॉज 1S। वॉलंटियर्स और एड वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। पॉज 1S। पूरी दुनिया से अपील है कि वो आगे आए और इन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में अपना योगदान दे। पॉज 1S। आपका हर एक योगदान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत मायने रखता है। पॉज 1S। हमें साथ आना होगा, लोगों का दुख कम करना होगा और उनकी जिंदगी को फिर से बनाने में मदद करनी होगी। पॉज 1S। जागरूक बने रहिए और कुछ करके दिखाइए। पॉज 1S। याद रखिए, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। पॉज 1S, पॉज 2S। इन चैलेंजेस के डिस्पाइट एक ब्राइटर फ्यूचर की उम्मीद है। पॉज 1S। डिप्लोमेटिक चैनल्स अभी भी ओपन हैं, जिसे डायलॉग और रेजोल्यूशन के अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। पॉज 1S। पीस नेगोशिएशंस, चाहे कितने कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का रास्ता दिखाते हैं। पॉज 1S। पूरी दुनिया में नेशंस एक पीसफुल सेटलमेंट चाहते हैं। पॉज 1S। वॉर टॉर्न रीजन्स को फिर से बनाने के लिए इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स की बातचीत हो रही है। पॉज 1S। लास्टिंग पीस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉज 1S। कम्युनिटीज की रेजिलियंस बहुत इंस्पायरिंग है, ये ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ दिखाती है। पॉज 1S। एजुकेशन, सोशल प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्टेबल फ्यूचर के लिए रास्ता बनाएंगे। पॉज 1S। आइए ऐसे इनिशिएटिव सपोर्ट करते रहें जो पीस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं। पॉज 1S। मिलके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट्स का हल डायलॉग से हो, वायलेंस से नहीं। पॉज 1S।